नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। आज मेरी शादी प्रिया नाम की एक अत्यंत सुंदर और जवान लड़की से हुई थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी उम्र भी मुझसे कम थी। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करने के कई फायदे होते हैं। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे हमेशा से एक सुंदर पत्नी की चाहत थी और प्रिया उसी पर खरी उतर रही थी। उसे मेरी माँ ने ही मेरे लिए चुना था। रिश्ता देखते समय मेरी माँ का कहना था, लड़की सेहतमंद होनी चाहिए, शरीर में जान होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। मुझे लगा शायद माँ का इरादा जल्दी दादी बनने का है और अगर लड़की स्वस्थ है तो वो आसानी से बच्चे पैदा कर सकेगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ के दिमाग में असल में क्या चल रहा है। ये राज मुझे तब पता चला जब शादी को कई दिन बीत गए। परेशानी तब शुरू हुई जब मेरी पत्नी प्रिया रात होते ही मेरे कमरे में आने के बजाय सीधे मेरी माँ के कमरे में चली जाती। मैं बाहर बैठा उसका इंतजार करता रह जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी रात वहीं गुजार देती और सुबह बाहर आती तो कभी टांगों में दर्द का बहाना बनाती तो कभी कमर दर्द का और लंगड़ाते हुए चलती। मैं हैरान रह जाता कि आखिर वो पूरी रात करती क्या है और मेरी माँ को भी कोई फिक्र नहीं होती कि वो मेरी पत्नी को वापस भेज दे। लगता था माँ ने उसे अपनी नौकरानी समझ लिया है। फिर भी प्रिया मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे से रहती, कभी झगड़ा नहीं करती। सबसे अजीब बात ये थी कि जब वे दोनों अंदर कमरे में होती तो मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देती थीं। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वे कहती, नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ। एक दिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैंने पहले से ही उस कमरे में जाकर छुपने का फैसला किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर वे दोनों रात भर क्या करती रहती हैं। मेरे दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो न सिर्फ अजीब था बल्कि शर्मनाक भी था। वे दोनों जमीन पर बैठकर एक दूसरे के पैर दबा रही थीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कुछ और। मेरा काम भी अच्छा था और घर में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन समस्या थी हमारा घर। वो एक बहुत पुराना घर था, जैसे 1947 के जमाने का। लोग कहते थे कि इसे छोड़ दो, नहीं तो एक दिन गिर जाएगा। दरअसल ये घर नहीं बल्कि एक छोटी हवेली थी, पर मेरी माँ का कहना था मैं इसी घर में ब्याह करके आई थी और यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी माँ से इतना प्यार नहीं था कि मैं हमेशा उनकी आज्ञा मानता। मसला ये था कि आजकल किराए का घर मिलना मुश्किल था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। मैंने अपनी माँ का एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। उन्होंने अपने गांव की जमीन और सारा सोना बेचकर मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं कोई व्यवसाय शुरू कर सकूं। लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला, नुकसान हुआ और मैं कर्ज में डूब गया। कर्जदार मेरे पीछे पड़ गए। मैंने सोचा शादी कर लूं तो लड़की दहेज में कुछ लेकर आएगी और कर्जदारों का मुंह बंद हो जाएगा। प्रिया भी दहेज में बहुत कुछ लेकर नहीं आई, पर जो कुछ भी उसके माता पिता ने दिया उससे मैंने कर्जदारों का मुंह बंद कर दिया। अब मेरी माँ न सिर्फ मुझे दिन रात डांटती बल्कि कहती, तुझ पर मैं जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करूंगी। मैं कहता, आपकी जिंदगी रही ही कितनी है, अब आपके पास है भी क्या? वो जवाब देती, ये हवेली तो मेरी है, मैं तेरे नाम करके नहीं जाऊंगी। मैं हंस देता, फिर और किसके नाम करके जाएगी? ये हवेली न सिर्फ पुरानी थी बल्कि इसमें पुराने जमाने का सामान भी पड़ा था। एक बार एक पर्यटक भी आ गया था और उसने कहा था कि अगर हम उसे हवेली दिखा दें तो वो पैसे देगा। हमने उस दिन डॉलर कमा लिए थे, बस अपना घर दिखाकर। लड़की वाले भी गरीब थे, उन्होंने मुश्किल से दहेज का इंतजाम किया था, इसलिए वे ये कहने की हालत में नहीं थे कि आपका घर तो बहुत पुराना है। प्रिया एक अच्छी लड़की थी, वो मेरी जिंदगी में आ गई। पर हमारी शादी की रात हम दोनों बहुत थके हुए थे। वो मुझसे बातें करते करते ही सो गई। मुझे ये हरकत अच्छी लगी। मैंने सोचा सारी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, बेचारी थक गई होगी। सुबह वो अपने मायके गई, ये रस्म थी, और शाम को वापस आ गई। शाम को ही मेरी माँ ने प्रिया से कहा, शादी ब्याह के कार्यक्रम में बहुत थक गई हूँ, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, रात को मेरे कमरे में आ जाना और आकर मेरे पैर दबा देना। प्रिया को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, जी मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा, आज की रात तो हमारी रात थी, अब तुम वहां जा रही हो? उसने जवाब दिया, वो भी तो आपकी ही मम्मी है, मेरी तो नहीं। अभी शुरुआत के दिन हैं, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए बुरा ख्याल आने लगेगा। आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आधे घंटे की दूरी बर्दाश्त कर लूंगा। दिल में यही सोचा कि अच्छी बात है, अगर मेरी पत्नी मेरी माँ की सेवा करती है तो मुझे उसे रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। पर ये क्या,
प्रिया कमरे में गई और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 घंटे बीत गए। मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। ये हवेली थी तो कमरे काफी दूर दूर बने हुए थे। मेरा कमरा एक कोने में था और उनका दूसरे कोने में। मैंने देखा, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लगता था वे दोनों सो गई हैं, इसलिए मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा। मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब प्रिया कमरे से बाहर निकली तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। इससे पहले कि मैं पूछता, मेरी माँ ने कहा इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए ये मेरे कमरे में ही सो गई। मैंने कहा, अगर तबीयत ज्यादा खराब थी तो मुझे बता देते। वो बोली, नहीं, इतनी भी खराब नहीं थी। फिर मैं भी तो इसकी सास हूँ। मैंने इसकी नजर उतारी तो ये ठीक हो गई और बस यहीं सो गई। प्रिया के चेहरे से लग रहा था कि बात कुछ और है। मैं सवाल करता तो जवाब मेरी माँ देती। बाद में मैंने प्रिया से पूछा भी तो उसकी जगह फिर मेरी माँ ने ही जवाब दिया। प्रिया ने कहा, जैसा मम्मी जी कह रही हैं वैसा ही है। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये दिन भी इसी तरह गुजर गया। फिर 1-2 दिन ऐसे आए जब मैं अपनी बीवी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिल रहा था। कर्जदार अब भी मेरे सिर पर सवार थे। अगर मैं समय बर्बाद करता तो बड़ी मुश्किल में फंस जाता। मुझे काम तो करना ही था। प्रिया और माँ अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक ही थीं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि घर का माहौल ऐसा ही रहे। लेकिन रात हुई तो फिर मेरी माँ ने कहा, प्रिया आकर जरा मेरे पैर दबा दे। मैंने प्रिया से कहा, जल्दी वापस आना, आज तो आ ही जाना। उसने कहा, आज जल्दी आ जाऊंगी, पर आज भी वो वापस नहीं आई। मुझे गुस्सा आया और मैं अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दिया। मैंने सोचा, मेरी माँ ने भी तो अपनी जिंदगी बाबूजी पिताजी के साथ गुजारी है। उन्हें पता होना चाहिए कि 2 लोगों की शादी हो जाती है तो एक दूसरे के साथ समय बिताना भी होता है। कहाँ गई वो माँ जो बहू को पकड़कर बेटे के कमरे में छोड़कर आती है कि बहू, तुम मेरे बेटे को खुश रखना। यहाँ तो मेरी माँ मेरी पत्नी को अपने कमरे में बुला लेती और उससे सेवा करवाने लगती। मैंने अपनी माँ के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने अंदर से कहा, सो गई है तेरी पत्नी, तू भी जाकर सो जा, बेशर्म कहीं का। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी पत्नी है। अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने आया हूँ तो क्या गलत कर दिया? अगर किसी दिन प्रिया मेरी माँ के कमरे में नहीं जाती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। उसकी टांगों में बहुत दर्द रहता, कमर में दर्द रहता। एक दिन तो मैंने देखा कि उसके हाथों में भी दर्द था। मैंने उससे कहा, तुम क्या अपने घर से कोई बीमारी लेकर आई थी? वो बोली, क्या मतलब है आपका? आपको मैं बीमार लगती हूँ? मैंने कहा, बीमार नहीं लगती तो और क्या लगती हो? जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहती हो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी कमर में दर्द है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में न तो कोई बच्चे हैं न ही ज्यादा लोग। घर को एक बार साफ करो तो 4-5 दिन साफ रहता है। 3 लोगों का खाना बनाना कौन सा मुश्किल है? अगर तुम कहो तो खाना भी मैं बाहर से ले आऊं, लेकिन तुम भगवान का वास्ता देकर कहो, मेरे पास आ जाया करो। क्या मुझे अपनी ही पत्नी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? प्रिया इस बात पर बहुत परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और मजबूरी नजर आ रही थी, जैसे वो खुद बहुत विवश हो। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोली, कुछ नहीं। मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाने जैसी हरकत भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन मैंने उसे सलाह दी, माँ तुम्हें बुलाती रहती हैं, तुम कह दिया करो कि मेरी तबीयत खराब है। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा, हे भगवान, पहली बहू होगी जो अपनी सास के लिए इतना परेशान हो रही है। लड़कियां तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती हैं। तुम भी थोड़ी बुरी बहू बन जाओ। वह बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, पूरा दिन तो मुझे उनके साथ ही बिताना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे से नहीं रहूंगी तो मेरे लिए मुश्किल होगी। बस मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। जब मैं अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए रातों को जागता तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज आती। एक दिन मैंने बाहर निकलकर देखा तो पता चला कि पड़ोस में कोई नया घर बना रहा है। मैंने सोचा मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज सुनता रहूं और अपनी पत्नी का इंतजार करता रहूं। मुझे रोज पत्थरों की आवाज आती। मैंने सोचा था कि उन लोगों से कहूंगा कि रात के समय काम क्यों करते हो, दिन में दिहाड़ी पर काम क्यों नहीं करते। अजीब लोग थे। उन्हें घर बनाने की इतनी जल्दी थी कि दिन रात मजदूरों से काम करवाते। इतनी भी किसी को क्या जल्दी होती है? मैंने सोचा, अगर मेरा व्यवसाय चल निकलता तो मैं इस हवेली को तुड़वाकर यहाँ एक अच्छा सा घर बनवाता।
अब तो हमारी पूरी गली में नए नए घर बन गए थे और बीच में हमारा घर ही अजीब सा और डरावना लगता था, जैसे कोई भूत बंगला हो। अब मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपनी माँ से सीधे बात करूं। मैंने उनसे कहा, मम्मी, आप प्रिया को रात को क्यों बुला लेती हैं? मेरी माँ तो पहली बात पर ही आग बबूला हो गई, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। वो बोली, बूढ़ी औरत हूँ, मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। तेरा इस दुनिया में था नहीं, लोगों के घरों में काम करके मैंने तुझे पाला, जमीन खरीदी, जेवर बनवाए, वो सब भी तूने लुटा दिया। अब अगर मैं तेरी बीवी से अपने पैर दबवा लेती हूँ तो इसमें भी तुझे आपत्ति है? इतना दर्द होता है मुझे कि नींद नहीं आती। पैर दबाती है तो नींद आ जाती है, फिर उसे भी नींद आ जाती है तो वो भी यहीं सो जाती है। जाकर अपनी पत्नी से बात कर, मेरा दिमाग खराब न कर। मैं शादी करके फंस गया था, न इधर का रहा न उधर का, दोनों औरतों के बीच मेरा सैंडविच बन गया था। मैंने अब भगवान की ओर देखा और कहा, तू ही मेरी मदद कर। एक शाम प्रिया को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। मेरी माँ ने कहा, लगता है कोई खुशखबरी है, और मैं दिल में सोचने लगा, खुशखबरी हवा में थोड़ी ही आती है, वैसे ही तबीयत खराब हो गई होगी। मैं प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ कह रही थी, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उन्होंने प्रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे लाल मिर्च सुंघाई, पुदीने के पत्ते सुंघाए, लेकिन वह उठी नहीं। वो ज्यादा ही बीमार लग रही थी। मैंने जोर देके कहा, नहीं, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। हमारे मोहल्ले में एक महिला डॉक्टर का क्लिनिक था। वहां जाकर प्रिया को होश आ गया। मैंने कहा, चलो चेकअप करवा लेते हैं, अब आई ही हैं। पर वो मना करने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और जब बाहर आई तो उसने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा। वो बोली, आजकल के मर्दों का तो कोई हल नहीं है। मैंने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? वो बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। अरे अपनी शक्ल सूरत तो देखो, पत्नी भगवान ने सुंदर दे दी, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि इसकी जान ही ले लोगे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? डॉक्टर ने जवाब दिया, ये तो तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम्हें पता होगा कि क्या किया है। लेकिन पुरुष के शरीर की भी एक हद होती है, जरा सी ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, और तुमने इससे कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम करवाया है कि इस बेचारी को चक्कर आ गए, इसका बीपी लो हो गया और ये बेहोश हो गई। अगर ज्यादा वक्त गुजर जाता तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। अपनी पत्नी को कुछ दिन आराम भी करने दिया करो, उसके पीछे न पड़ा करो। वो मोहल्ले की डॉक्टर थी, मोहल्ले की औरतों की बातें सुनती थी, उसकी जबान कड़वी थी, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रही थी, मैं समझ गया कि उसका इशारा किस तरफ है। वो कहना चाह रही थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताया करूं, उसे थोड़ा आराम करने दूं। पर उसे कौन बताता कि यहाँ तो आराम ही आराम चल रहा है। मैं इस बात से हैरान हुआ कि अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर ने ये सब क्यों कहा, जबकि प्रिया अभी तक ठीक से मेरे पास आई भी नहीं थी। प्रिया एक अच्छी लड़की थी, खूबसूरत थी, मेरे साथ अच्छे से बात करती, मैं आता तो मुझे खाना खिलाती। शाम तक हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो जाते, लेकिन जैसे ही रात होती मेरी माँ उसे अपने कमरे में बुला लेती। आजकल मैं देख रहा था कि प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, वो हमेशा डरी डरी रहती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, आपको मुझसे कितना प्यार है? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। उसने फिर पूछा, फिर भी कितना, बताइए ना। मैंने कहा, क्यों पूछ रही हो? वो बोली, आप कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो हमेशा डरी रहती, मेरी माँ से भी डरती रहती। एक दिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं जानता था कि वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही, शायद अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मेरी सास ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा इस घर में वक्त कैसे गुजरेगा। ये तो मेरा पति अच्छा है, नहीं तो अभी तक हमारा रिश्ता भी दांव पर लग जाता। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। हमारा रिश्ता दांव पर कैसे लग सकता था? वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी? जैसे ही मैं कमरे में आया उसने फौरन फोन बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या बात है, किससे बात कर रही थी? फोन क्यों बंद कर दिया? बात कर लेती। वो बोली, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। प्रिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बात तो वो अपनी सहेली से ही कर रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी। मेरी माँ की हरकतें भी आजकल कुछ अजीब सी थी। वो इस घर को बेचने की बात कर रही थी। मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना। बस कुछ दिन की बात है, 2 महीने बाद मैं ये घर बेच दूंगी। उन्होंने मुझे ये बात बताई तक नहीं। वो तो कहती थी कि इसी घर से उनकी अर्थी उठेगी। अब अचानक घर बेचने की बात कहाँ से आ गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा?
मैंने उनका बहुत नुकसान किया था, ये सच है। उसके बाद से उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन घर की बात तो मुझे बतानी चाहिए थी ना। प्रिया जब भी मेरी माँ के कमरे में रात को जाती, उसकी हालत खराब होती। अब तो मैं उसे देखकर हैरान होने लगा। जब वो आई थी तो कितनी सुंदर और तंदुरुस्त थी, लेकिन अब उसके गाल पिचक गए थे, वजन कम हो गया था, हाथ सख्त हो गए थे और वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। इतनी दवाइयाँ खाती पर उसकी हालत सही नहीं होती। उसकी टांगों में दर्द होता तो कभी कमर में। मैं जब भी माँ के कमरे में जाने की कोशिश करता, वो मुझे अंदर नहीं आने देती। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रिया उनके कमरे में थी, लेकिन शायद वो दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी। मैं खुश हो गया कि दरवाजा खुला है, पर जैसे ही मैं अंदर आने लगा, उन्होंने दरवाजे को हाथ से बंद करने की कोशिश की। मैंने धक्का लगाया तो उन्होंने अंदर से धक्का लगाया और दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जो मेरे मुंह पर जा लगा। मतलब उन्हें बस यही फिक्र थी कि मैं अंदर ना आ जाऊं। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि दरवाजा मेरे मुंह पर लग गया है। मैंने कहा, ये क्या मम्मी, दरवाजा खोलो। वो चिल्लाईं, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चला जा यहाँ से। मैंने कहा, मेरी पत्नी अंदर है, उसे बाहर भेजो तो मैं चला जाऊंगा, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपके कमरे में आने का। मेरे मुंह पर चोट लगी थी तो मुझे गुस्सा आ गया था, पर मेरी माँ ने कहा, तेरी बीवी बाहर नहीं आएगी, तू जाकर सो जा। अब उन्होंने रोज का यही धंधा बना लिया था। वो प्रिया को कमरे के अंदर बंद करके बैठ जाती थीं। मैंने प्रिया से बार बार पूछा, क्या बात है, मुझे बता दो। वो बहुत डरी हुई रहती, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताती। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही थी, दूसरी तरफ मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही थी। क्योंकि जब मैंने माँ से पूछा, क्या आप ये हवेली बेचना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, तुझे किसने कहा, मैं तो नहीं बेचना चाहती। जबकि मैंने अपने कानों से सुना था कि वो किसी सहेली से बेचने की बात कर रही थीं। इन दोनों औरतों ने मिलकर मुझे पागल बना दिया था। अब मुझे कुछ और ही सोचना था। जो कुछ भी हो रहा था वो उस कमरे के अंदर हो रहा था और मुझे वहां जाने नहीं दे रहे थे। तो मुझे ही किसी तरह वहां जाकर पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। ये मैं तभी कर सकता था जब मैं खुद उस कमरे में छुप जाऊं। मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती थी, तो मेरे दिमाग में एक शरारती प्लान आया। एक दिन मैंने सुबह ही प्रिया और माँ से कहना शुरू कर दिया कि आज मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, रात को वापस नहीं आऊंगा। मेरी माँ को हमेशा ही मुझ पर गुस्सा आता रहता था। इस बार भी बोली, फिर किसी के पैसे लेकर जा रहा है ना। मैंने कहा, मम्मी, काम से जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने कहा, हाँ जा, चला जा। मैंने कहा, आज प्रिया को अपने कमरे में मत बुलाना, बेचारी थक गई है, उसे आराम करने देना। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, नहीं बुलाऊंगी। पत्नी को तूने लाड़ करके बिगाड़ दिया है, लेकिन याद रखना, जब औरत इतनी बिगड़ जाए तो फिर ठीक नहीं होती। जो मैं प्रिया की हालत देखता तो कोई भी फौरन कह सकता था कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। सिर्फ पैर दबाने की वजह से किसी की इतनी हालत नहीं होती। हमारी शादी को इतना वक्त भी नहीं हुआ था जितना उसका वजन कम हो गया था। बात कुछ और ही थी जो मेरी माँ छुपा रही थी। मेरे प्लान में सिर्फ यही नहीं था कि मैं झूठ बोलूं कि शहर जा रहा हूं और छुप जाऊं। मैंने अपनी मौसी को भी फोन कर दिया और कहा, मौसी, आप आज हमारे घर आ जाना, आपकी दावत है। लेकिन ये बात मेरी माँ से मत कहना कि मैंने आपको फोन किया था। वो बोली, इस तरह तो तेरी माँ मेरे गले पड़ जाएगी। मैंने कहा, मौसी, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप मेरी मदद करो, फिर मैं भी आपको कुछ न कुछ लेकर दूंगा। मेरी मौसी बड़ी लालची औरत थी। उसने कहा, ठीक है, और वो घर आ गई। जैसे ही वो घर आई, मैं पहले से ही घर के अंदर छुपा हुआ था। प्रिया और माँ उसकी सेवा में लग गईं, उसके लिए खाना बनाने लगीं। मैं जाकर अपनी माँ के कमरे में छुप गया। मैंने उनके कमरे में पहले भी आना था, लेकिन आखिरी बार कब आया था याद नहीं। कहते थे कि जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो ये उनकी खिदमतगाह सेवा का स्थान थी, जहाँ वे अपनी रानियों के साथ रहते थे। इस घर की दीवारों के रंग कब के खराब हो चुके थे। एक बार हमने ठीक करवाए थे, पर फिर खराब हो गए, इसीलिए दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ जल्दी कमरे में आ जाएगी। शायद वो कमरे से कोई चीज उठाने आई और मैं फौरन एक पर्दे के पीछे छुप गया। मुझे पता था कि ये जगह छुपने के लिए अच्छी नहीं है, शायद मुझे कहीं और छुपना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी इस कमरे में गुजारी थी, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। मैं ऐसी जगह छुप गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह मेरी खोज पूरी हो जाए। मेरी माँ पहले ही मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, इसके बाद तो शायद मुझे घर से निकाल देती। मैं यहीं छुपा रहा।
जैसे ही शाम हुई, मेरी माँ कमरे में आई और फोन पर किसी से बात करने लगी। वो कह रही थी, मुझे 9 लाख का हार चाहिए। हाँ, वही, अपनी बहू के लिए। उस पर उसका नाम भी लिखा हो। उसके पीछे शगुन के सिक्के भी चाहिए। मैं हैरान रह गया। मेरी माँ मेरी पत्नी के लिए 9 लाख का हार बनवा रही है। उसे हार का नाम नौलखा था, लेकिन वो 9 लाख में नहीं, इससे भी ज्यादा महंगा होता है। मेरी माँ तो प्रिया को अच्छा नहीं समझती थी, फिर उसके लिए इतना महंगा सोने का हार क्यों बनवा रही थी और ऑर्डर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही उसने किसी और से फोन पर बात करनी शुरू कर दी। कहने लगी, बड़ा वाला फ्रिज चाहिए, वही जिसके 2 दरवाजे होते हैं। यानी डबल डोर फ्रिज की बात कर रही थी। डबल डोर फ्रिज कौन सा सस्ता होता है, बहुत महंगा होता है। मेरी माँ क्यों इतनी महंगी चीजों के ऑर्डर दे रही थी, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। कहीं ये घर बेचकर सामान तो नहीं लेना चाहती थी, पर घर बेचकर सामान लेती तो फिर सामान कहाँ रखती। मेरी माँ मुझे इतनी बेवकूफ नहीं लगती थी। थोड़ी देर के बाद प्रिया भी कमरे में आ गई। उसने कहा, वैसे तो ये काम रात को करते हैं, लेकिन अब आपका बेटा तो घर पर है नहीं, तो अब क्या रात क्या शाम। चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है। तूने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। मैंने अभी तेरे इनाम का ऑर्डर भी दे दिया है। पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी। प्रिया ने कौन सी मेहनत की थी जिसका इनाम मेरी माँ उसे दे रही थी। प्रिया बोली, मम्मी जी, मेहनत तो मैंने वाकई बहुत की है और इनाम भी आप मुझे दे रही हैं, लेकिन मेरी हालत तो देखिए कैसी हो गई है मेरी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये काम बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा, हाँ मुश्किल है, लेकिन फल भी तो इतना बड़ा मिल रहा है। इसके बाद हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। बड़े से बंगले में रहेंगे, चाकर नौकर होंगे, गाड़ियां होंगी, तेरे पास सोने के गहने होंगे। तू जो कहेगी मैं लाकर दूंगी। तेरी आंखों में इतना डर क्यों है? मुझे पता है तेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी तो सोच कि मैं बूढ़ी औरत हूँ। मुझसे ये काम नहीं होना था। तू मेहनत न करती तो ये सब कुछ कैसे होता। प्रिया ने कहा, आप अपने बेटे से भी तो ये काम करवा सकती थी ना। मेरी माँ बोली, नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसकी जुबान बहुत ढीली है, वो इस बात को राज नहीं रख पाता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत का आखिरी दिन है, बस जल्दी जल्दी आ। पता नहीं ये कौन सी बातें हो रही थी और मेरी माँ को किस बात की जल्दी थी जो प्रिया को बुला रही थी। जब प्रिया ने हाथ में एक फावड़ा उठा लिया तो मैं हैरान रह गया। इस कमरे में फावड़े का क्या काम है? उसके बाद इस कमरे में जो हुआ वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी माँ ने दीवार से वो बड़ा सा पर्दा हटाया तो सामने एक सुरंग थी। ऐसा लगता था कि ये सुरंग किसी ने खोदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर कुछ और भी था। मेरी सांस रुकने लगी। इस दीवार के नीचे एक सुरंग जा रही थी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक नजर आ रहा था, जो पत्थरों के अंदर फंसा हुआ था, जिसको निकालना बहुत मेहनत का काम था। मेरी शादी को आज 3 महीने हो गए थे और 3 महीने से मेरी पत्नी यही मेहनत का काम कर रही थी और मेरी माँ उससे ये सब करवा रही थी। ये हवेली बहुत पुरानी थी और शायद मेरी माँ को पता था कि इस हवेली में सोने के गहनों से भरा एक संदूक है। जब हम यहाँ आए थे तो हमने भी ये कहानी सुनी थी, लेकिन इस कहानी को नज़रअंदाज कर दिया था कि ऐसी कहानियां तो ऐसे घरों के बारे में बनती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ वाकई संदूक तक पहुंच जाएंगी और उन्होंने इस संदूक को निकालने का काम मेरी पत्नी से करवाया था। तभी तो मेहनत मजदूरी करके उसकी ये हालत हो गई थी। अब मैं सामने आ गया। वे दोनों हैरान रह गईं। मैंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। उन्होंने कहा, पता चल गया तो अपनी जुबान बंद रखना, क्योंकि हम संदूक तक पहुंच गए हैं और इसके अंदर बहुत सारे गहने हैं। अगर तूने ये बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा, हमारे घर पर हमला भी हो सकता है। मैंने प्रिया के हाथ से फावड़ा ले लिया और कहा, मैं निकालता हूँ संदूक को। आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। मेरी पत्नी से इतनी मेहनत क्यों करवाई? मेरी माँ ने कहा, अगर तुझे बताती तो तू ये बात किसी और को बता देता, इसीलिए तेरी पत्नी से मेहनत करवाई, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती थी। मैंने कहा, इतना भी आपको भरोसा नहीं था मुझ पर? माँ, क्या बात करती हो? वो बोली, मुझे अब भी तुझ पर भरोसा नहीं। तू चला जा, यहां से तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इसमें हिस्सा है। मैं जिद करने लगा तो मेरी माँ मजबूर हो गई और मेरी मदद लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने फावड़ा उठाया और उस संदूक को निकालने में जुट गया। उस संदूक के अंदर पुराने जमाने के कुछ गहने और थोड़े से सोने के सिक्के थे।
इतने पैसे नहीं बनते थे जितना मेरी माँ ने सोच रखा था कि वो ये घर भी बेच रही थी और लाखों के गहने बनवा रही थी। प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। वो बोली, मेरी इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये तो इतने ज्यादा नहीं है इन बर्तनों का। मैंने कहा, ये बर्तन भी बिक जाएंगे। मैं प्रिया को तसल्ली देने लगा। मेरी माँ ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसने सोचा था कि ये संदूक सोने से भरा होगा और हमारी सारी जिंदगी हमें पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। पर जब हमने इस संदूक के सारे गहने और सोने को निकाला तो वो लाखों रुपए बने, करोड़ों नहीं। और लाखों भी इतने ज्यादा नहीं थे। बस हम लोगों ने फिर ये हवेली भी बेच दी और थोड़े पैसे साथ मिलाकर एक छोटा सा घर ही खरीद पाए। उसके बाद भी हम कोई बड़ा व्यवसाय नहीं बना सके। प्रिया के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। उसने कहा, मैंने भी लालच किया था, इसलिए मुझे लालच की सजा मिली है। आप लोग बताएं सजा किसको मिली और सबसे ज्यादा बुरा किसके साथ हुआ? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।